हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर श्रुति और स्वागत है आप सबका बायोलॉजी क्लासेस में। इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर खत्म किया है सेल साइकिल और सेल डिवीजन पे और सेल पे। आई होप आप लोगों ने जाके उसे देखा होगा, और नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या कि रेस्पिरेशन के काम आता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन हम बाहर से इन्वायरमेंट से लेते हैं, एयर लेते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो हम बाहर से ऑक्सीजन लिए, ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हम खाते हैं, आइदर ग्लूकोज, ठीक है, या फिर अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, इन सबको ऑक्सीजन की हेल्प से ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं और ये बनाते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फाइनली क्या प्रोडक्शन होता है? एनर्जी का, ATP का। ठीक है, सो इस प्रोसेस में जो हार्मफुल गैसेस सब प्रोडक्ट है, ठीक है, साइड प्रोडक्ट के रूप में CO2 निकलता है। ठीक है, जो कि एक हार्मफुल गैस है, इसे बॉडी से बाहर निकलना होता है। तो ठीक, तो ब्रीदिंग क्या हो गई हमारी? इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन from the atmosphere and CO2 produced by this cell is called breathing. Breathing is a physical process। ठीक है, एक फिजिकल प्रोसेस है। जस्ट जो हम सांस अंदर ले रहे हैं अंदर सांस, और सांस बाहर छोड़ रहे हैं बच्चों, एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं। ये जो फिजिकल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्रीदिंग, सांस लेना। ठीक है, जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर रिलीज कर रहे हैं। फिर रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है कि जो रेस्पिरेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है जो कि सेल्यूलर लेवल पे होता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या हो गई हमारी? ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, और रेस्पिरेशन क्या हो गई हमारी? एक केमिकल प्रोसेस। ठीक है, जिसमें हमारा जो ऑक्सीजन जो हम अंदर लिए हैं, ठीक है, सांस लेके जो ऑक्सीजन अंदर गया है, वो सेलुलर लेवल पे जाके हमारे सेल के साथ एक्सचेंज होगा, वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज होगा। ठीक है, देन सारी प्रोसेस स्टार्ट होंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन, जो कि ये सेलुलर लेवल पे होता है। रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ पे होता है? सेलुलर लेवल। तो ये डिफरेंस हो गया ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच। क्या मेन डिफरेंस हुआ कि इसमें जस्ट हम ब्रीदिंग में सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं, इसको ब्रीदिंग कहते हैं। और रेस्पिरेशन जो है एट सेलुलर लेवल पे होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन है वो टिश्यू या सेल्स यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, वो सेल्स में डिफ्यूज होता है, फिर वहाँ से वो ब्लड में पूरी बॉडी में पहुँचता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं? ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, सबसे पहले तो इसे डिवाइड किया है एरोबिक और एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रेस्पिरेशन है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन यूज होता है इसमें। ठीक है, और इसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनारोबिक जो प्रोसीजर है ये कहाँ पे होता है? ये एब्सेंस ऑफ, जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। ठीक है, ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो वहाँ पे होता है। तो जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये जनरली ह्यूमन बॉडी में हमारे स्केलेटल मसल्स में, कभी कभी बच्चों हम बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, स्टर्नस एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत चल लेते हैं, तो हमारे हाथ पैरों में पेन होने लगता है, टेंडर हो जाता है। वो क्योंकि स्केलेटल मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाती है, और जिसके जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड बनता है जो हमारे मसल्स के बीच में जमा हो जाता है, इसकी वजह से हमको पेन रहता है। ऐसे ही और हमारी बॉडी में कहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है? आरबीसीज के अंदर, आरबीसीज के अंदर होता है। इसका एंड प्रोडक्ट जो क्या बनता है? वो अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ऐसी कई कई जगह है जहाँ पे एनारोबिक होता है और कई एक एरोबिक होता है, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। दूसरा जो रेस्पिरेशन है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है कि डायरेक्ट में जो सेल है, ये सेल डायरेक्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, एयर के इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ रहा है,
और सीधे जो ऑक्सीजन है वो सेल में पहुंच रहा है, और यहाँ से जो CO2 वेस्ट निकल रही है सीधे सेल से बाहर चला जा रहा है। ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन। ठीक है, डायरेक्ट रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ पे होता है, हमने जैसे जब सेल चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन प्रोकैरियोट जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, और हाँ, तो इसमें डायरेक्टली सेल से जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली सेल में पहुंच रहा है। इनडायरेक्ट में क्या, जो इनडायरेक्ट इसमें होता है हमारे ह्यूमन बींग्स हो गए, और जो लोग वर्टिब्रेट्स हैं उनमें होता है, मैमल्स में होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स है, ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट सेल तक नहीं पहुंचता, एक कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, अपनी बात करें, तो पहले हम नाक से सांस लेते हैं, फिर वो विंड पाइप के थ्रू धीरे धीरे लंग्स में जाता है, लंग्स के अलग अलग पार्ट में जाता है, फिर वो एल्वोलाई में जाता है, तो वहां जाके फिर सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचता है। तो ये एक प्रोसेस होता है, इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कि दो टाइप के रेस्पिरेशन हो गए हमारे। फर्स्ट इज एरोबिक एंड एनारोबिक, एंड द सेकेंड वन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है बच्चों, कि किसमें कैसी ब्रीदिंग होती है, ये वेरी करती है, चेंज होती है ऑर्गन टू ऑर्गन। ठीक है, जैसे हमने यूनिसेलुलर पढ़ा, उनमें कुछ और तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा होगा, फिर लोअर इनवर्टिब्रेट्स हो गए। ठीक है, फिर हायर वर्टिब्रेट्स हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए, स्पंजेस हो गए, फिर मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, सब होते हैं। तो सब में ये जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है और ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन है, ये भी अलग होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे एक एक करके किसमें क्या होता है। पहले सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या, कि जस्ट एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर ज्यादा है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या, कि मूविंग ऑफ ए गैस, ठीक है, कोई गैस फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है तो ये बाहर से अंदर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन अंदर आ गई, एंड CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब CO2 अंदर ज्यादा है, ये CO2 कहाँ चला गया, बाहर चला गया। ये होता है सिंपल डिफ्यूजन। तो इस तरीके से जो रेस्पायर करते हैं वो कौन कौन, कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स, स्पंजेस, ठीक है, और सीलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी एग्जाम्पल्स हैं। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। देन आ जाता है मॉइस्ट क्यूटिकल, या फिर इसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये किस में होता है, अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका क्लासिक एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में क्या होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। अच्छा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्थवॉर्म में होता है, और भी ऑर्गन्स में होता है, जैसे फ्रॉग के लार्वा में भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। तो इसके लिए क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, कि जो स्किन हो वेरी थिन स्किन हो, वेस्कुलर स्किन हो, ठीक है, और मॉइस्ट स्किन हो, मॉइस्ट स्किन। तो ये सब अगर है तो इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में ये सारी चीजें स्किन में होना जरूरी है, तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। देन हो गया ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन जनरली हमारे होते हैं इंसेक्ट्स में, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, एग्जाम्पल हम कॉकरोच ले लेते हैं, कॉकरोच, और भी जो जितने भी इंसेक्ट्स में होते हैं उनमें एक ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है। प्रॉपर ट्रैकिया तो नहीं बना होता है, लेकिन ये ट्रैकिया जैसा शेप का होता है, जैसे ह्यूमन में जो ट्रैकिया होता है, और ये डिवाइडेड होता है, और इनके थ्रू इनका रेस्पिरेशन होता है। देन गिल्स को क्या कहते हैं हम, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। हम बचपन से पता है गिल्स किसमें होती हैं, गिल्स फिशेज में होती हैं। ठीक है, तो जो एक्वेटिक ऑर्थ्रोपॉड्स हैं, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपॉड्स मतलब जो कीड़े जो पानी में रहते हैं, ठीक है,
आर्थ्रोपॉड्स एंड मॉल्यूसस इनमें होता है, और फिशेस में होगा, ठीक है, फिश, प्रॉन, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स याद हैं, ठीक है, इन सब में गिल्स एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इनके अंदर, इसके थ्रू वाटर ट्रांसफर, वो पानी जो है वो पास करता है एंड देन ऑक्सीजन उसमें से निकाल लेता है। तो इनके थ्रू तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन में क्या फिशेस में हुआ, एक्वेटिक इंसेक्ट्स में या एनिमल्स में हो गया, और इसमें ये इसके थ्रू रेस्पायर करते हैं। देन आ जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब पल्मोनरी जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, लंग्स से, मतलब इसमें लंग्स होता है, ठीक है। ये एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में क्या होता है बच्चों, एम्फीबियन का मतलब, एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, जो कि पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है, और बाहर लैंड पे भी रह सकते हैं, ठीक, जैसे कि फ्रॉग्स हो गए। एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में कौन से ग्रुप आ जाते हैं, रेप्टाइल्स में स्नेक जो क्रॉल करते हैं, स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया। देन एव्स, एव्स मीन्स बर्ड्स हो गए जो फ्लाई करते हैं। एंड मैमल्स, मैमल्स में ह्यूमन बींग्स आ गए, ठीक है। तो एम्फीबियन में जो है वो रेस्पिरेशन थ्रू पल्मोनरी भी हो सकता है, लंग्स से भी होता है, और गिल से भी होता है। जैसे कि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि फ्रॉग, फ्रॉग जो है, फ्रॉग के लार्वा, जिसको हम टेडपोल कहते हैं, ठीक है, फ्रॉग के जो लार्वा है उसमें जो रेस्पिरेशन होगा वो कैसे होगा, थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा, और जो एडल्ट एडल्ट फ्रॉग होता है उसमें थ्रू लंग्स या बक्कोफेरेंजियल कैविटी, इससे होगा। देन रेप्टाइल्स में भी सेम, या तो लंग्स या बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है, इन सब से होगा। एप्स में, एप्स मतलब बर्ड्स, बर्ड्स को क्या होता है बच्चों, उड़ना होता है, उड़ने के लिए उनको क्या ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो बर्ड्स के अंदर क्या होते हैं, एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, एयर सैक, छोटे छोटे एयर के ऐसे बैग टाइप के, उसमें एयर भरते हैं और वो उससे उड़ते हैं। तो बर्ड्स में क्या हो गया, एयर सैक्स। अब मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा, ठीक है, जिसको अभी हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में एक एक करके देखेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स, एक पूरा सिस्टम है, एक कोई ऑर्गन नहीं है, सिस्टम है, मतलब कि कई सारे ऑर्गन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें कई सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे सबसे पहले हमारा नॉस्ट्रिल, ठीक है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद थोड़ा सा नीचे चलें तो फिर फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स आता है इधर। देन ट्रेकिया, ओके, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन लंग्स। तो इतने सारे इसमें क्या किया जाएगा, नॉस्ट्रिल्स, ट्रेकिया, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, एक्चुअली में पार्ट नहीं होता है, साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन होता हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बीच में है। देन ट्रेकिया, ठीक, देन ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई आगे डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, एंड देन फाइनली लंग्स, ठीक है। तो ये हमारे सारे पार्ट्स हो गए, ठीक है, ऑर्गन्स हो गए, जिसको मिल के हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। तो हम नॉस्ट्रल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नॉस्ट्रल, नोज, ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा नोज, तो उसमें जो ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग होती है जो हमको दिखती है बाहर से, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नेयर्स। इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लेयर्स। जब इसके थोड़े से अंदर में जाएंगे तो हमको यहाँ पे हेयर लाइक ग्रोथ दिखती है, कभी अपने अंदर फील करके देखना बच्चों कि थोड़ी थोड़ी हेयर लाइक की स्ट्रक्चर दिखती है, ठीक है, वो हेयर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं सीलिया। बीच बीच में म्यूकस ग्लैंड होता है, ठीक है, ये है म्यूकस ग्लैंड। तो जब हमको सर्दी जुकाम होता है और जो वो म्यूकस निकलता है, ठीक है, वो एक ग्लैंड से सिक्रेट होता है। देन फिर थोड़ा ऊपर चलें तो यहाँ पे 3 बोन, ठीक है, हमारे नोज के थोड़ा सा और ऊपर चलें तो 3 नोन बोन होती है, ठीक है, एक ऊपर, एक बीच में और नीचे। तो हम इसको बोलते हैं सुपीरियर, ऊपर वाले को सुपीरियर, बीच वाले को मिडिल और नीचे वाले को इंफीरियर कॉन्कानेजल
कॉन्का, ठीक है। देन यहाँ पे इंटरनल लेयर्स होती है, ठीक है। ये जो ओपनिंग है ये है इंटरनल लेयर्स, ठीक। और ये है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। इससे हमें कोई भी सांस, कोई भी चीज़ की महक आती है, ठीक है। जैसे कि कोई आइसक्रीम की महक या कोई परफ्यूम की महक, डिओ की महक, जो हमको महक आती है अलग से किसी भी चीज़ की, वो इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की वजह से आती है। तो हमारे नोज के कितने पार्ट हो गए बच्चों? ये एक्सटर्नल लेयर्स, देन ये सीलिया, म्यूकस ग्लैंड, देन ये सुपीरियर मिडिल इंफीरियर कॉन्का, ये एपिथेलियम, इंटरनल लेयर्स, ठीक है। ये सब पार्ट मिलके हमारा एक नोज बनाता है, ठीक। एयर यहाँ से अंदर जाता है, ठीक। हमने यहाँ से सांस लिया अपने नाक के थ्रू। सबसे पहले ये सीलिया, और जो सीलिया क्या करेगा कि जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं एयर में, उसको ट्रैप करेगा, ठीक है। तो हम नोज को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक वेस्टिबुलर रीजन, ठीक है, वेस्टिबुलर रीजन, एंड सेकेंड वन इज ऊपर का जो पार्ट है वो रेस्पिरेटरी रीजन। तो वेस्टिबुलर रीजन का जो है, दो नॉस्ट्रिल को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, वेस्टिबुलर रीजन और दूसरा रेस्पिरेटरी रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन। वेस्टिबुलर जो रीजन है वो क्या करता है कि वो ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को, ठीक है। रेस्पिरेटरी जो वेस्टिबुलर पार्ट है वो ट्रैप डस्ट पार्टिकल, किसके थ्रू? थ्रू सीलिया के थ्रू हो रहा है। और ये जो एयर हमारे बॉडी के अंदर जाता है उसको वो ह्यूमिडिफाई करता है, मतलब उसको थोड़ा ह्यूमिड बनाता है, थोड़ा मॉइस्चर मॉइस्चर डालता है, ठीक है। और हमारी जो एयर है उसको नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर तक लेके आता है, ठीक है। तो वेस्टिबुलर रीजन एंड रेस्पिरेटरी रीजन का क्या काम है कि यहाँ से थ्रू हमको ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है तो हमको स्मेल आती है और एयर अंदर जाता है। अब एयर अंदर जाके कहाँ जाएगा? ये जो एरिया दिख रहा है बच्चों, दिस एरिया, ये जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये होता है हमारा फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? कि जो एक्सटर्नल लेयर्स के पास है, ये जो फर्स्ट लेयर है हमारा, फर्स्ट पार्ट है दिस पार्ट, यहाँ पे इतनी दूर को हम लोग कहेंगे नेजो फेरिंग्स, ठीक है। देन जो ओरल के पास आता है दिस पार्ट को हम लोग कहेंगे ओरो फेरिंग्स, एंड दिस वाले पार्ट को हम कहेंगे लैरिंगो फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के तीन पार्ट हो गए। फेरिंग्स का जो कुछ पार्ट है वो कॉमन होता है फॉर द एयर एंड द फूड। तो हम खाना जो खाते हैं और जो सांस लेते हैं, ये कुछ जगह पे आके कॉमन पैसेज होता है, ठीक है, दोनों ही। क्योंकि हम यहाँ से खाना खाए, ठीक है, वो इसमें नहीं जाके वो किस में जाता है? फूड फाइट में, हमारे ईसोफेगस में। ये क्या है हमारा? ईसोफेगस। ये है ट्रैकिया। खैर आगे बात करते हैं, अभी हम फेरिंग्स की बात कर रहे हैं। तो फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स जो नेजल पार्ट के पीछे होता है, देन ओरोफेरिंग्स एंड देन लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। ये फेरिंग्स का एरिया हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं लैरिंग्स पे। लैरिंग्स, ये जो बनाया है मैंने ट्रैकिया के ऊपर, ये जो पार्ट बनाया है ये हो गया, ये हमारा लैरिंग्स है। लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, ठीक है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसको हम लैरिंग्स को और भी क्या कह सकते हैं? वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं? ये लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, जो हम ये बोल रहे हैं और जो आवाज निकल रही है ये हमारे लैरिंग्स से निकल रही है। जो साउंड है वो लैरिंग्स से पड़ता है, वेव पड़ता है, फिर उससे वॉइस निकलती है, ठीक है। तो लैरिंग्स को साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स कुछ भी कह सकते हैं। ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है। अगर अलग से यहाँ पे अगर लैरिंग्स का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लैरिंग्स कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है। लैरिंग्स के ओपनिंग को क्या कहते हैं बच्चों? लैरिंग्स की जो ओपनिंग है, क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो इसका ओपन है एंड है, ओपन एंड को हम कहते हैं ग्लॉटिस। और इसको एक कैप होता है जो इसको कवर करके रखता है,
ये जो स्ट्रक्चर होता है ढक्कन, जैसे बोलते हैं ढक्कन, एक डब्बे का ढक्कन, तो ये होता है एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो फॉर अ टाइम जब सॉलो करते हैं खाना, हमने जब खाना निगलते हैं, सॉलो करते हैं, तो हमारे विंड पाइप में ना चला जाए, ट्रैकिया में ना चला जाए। ठीक है, इसलिए फॉर अ वाइल जब हम सैलो करते हैं थोड़े समय के लिए ये जो एपिग्लॉटिस है ये लैरिंग्स के उसको क्लोज कर देता है, ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है, ताकि खाना सीधे हमारे ईसोफेगस में आ जाए, विंड पाइप में ना आए। इसलिए भी कहते हैं बच्चों को खाते वक्त बोलते नहीं हैं, क्योंकि जब हम खाते वक्त बोलेंगे तो हम कोई चीज़ च्यू करेंगे, बाइट करेंगे, सॉलो करेंगे, साथ में बात करेंगे, तो बात करेंगे क्या तो क्या होगा, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस होगा लैरिंग से, ये जो एपिग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस को कवर नहीं कर पाएगा, तो बहुत चांसेस हो सकते हैं कि खाना हमारा जो है वो सीधे विंड पाइप में चला जाए, यहाँ से यहाँ ना जाकर यहाँ से यहाँ चला जाए, तो फिर वो चोकिंग हो जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया हमारा लैरिंग्स के बारे में, ऑल अबाउट लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स में हमने लैरिंग्स देखा जो कि कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर था, इसकी ओपनिंग को हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं, और इसका एक कवर होता है जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि सॉलो करने के टाइम पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने ट्रैकिया पे। ठीक है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ये जो पार्ट मैंने बनाया है लैरिंग्स के नीचे, ये है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया को मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर दे रही हूँ। ट्रैकिया क्या होता है बच्चों? ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका लेंथ होता है अबाउट 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें से एयर जो है वो नॉस्ट्रिल के बाद एयर यहाँ से हम नाक से लिए, सांस लिए, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ गया फेरिंक्स से होते हुए सीधा यहाँ पे एयर ऑक्सीजन जो भी ये अंदर ट्रैकिया में गया। ठीक है, ट्रैकिया के थ्रू ये हमारे लंग्स में जाएगा। तो अभी हम ट्रैकिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ट्रैकिया का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये और इसके ऊपर ना सी शेप के ऐसे रिंग्स बने होते हैं, सी शेप के रिंग्स बने होते हैं पूरे ट्रैकिया के ऊपर, जो कि इनकम्प्लीट होते हैं। इनकम्प्लीट होते हैं मतलब इसका क्या मतलब है कि ये वेंट्रल साइड पे, मतलब सामने, वेंट्रल मतलब हमारी सामने का साइड वेंट्रल साइड हो गया, पीछे का साइड जो है वो डॉर्सल साइड हो गया। तो वेंट्रल साइड पे सी शेप रिंग होते हैं। ठीक है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, ये कार्टिलेज के बने होते हैं स्ट्रक्चर रिंग, जो कि क्या हेल्प करते हैं कि ट्रैकिया का क्या काम है कि जब एयर आ रहा है उसके अंदर आ रहा है, ठीक है, फिर जब ऑक्सीजन हम एक्सहेल कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो एयर उसके थ्रू बाहर जा रहा है, तो एट अ पॉइंट जब एयर वहाँ पे नहीं है तो वो कोलैप्स ना कर जाए ट्रैकिया। ठीक है, आपस में ऐसे चिपक ना जाए। ठीक है, क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो ऐसे वो कोलैप्स ना कर जाए, इसके लिए इसमें ये सी शेप के रिंग होते हैं। टोटली 12 टू 16 रिंग्स होते हैं ट्रैकिया के ऊपर। ठीक है, ट्रैकिया जो है वो मिड थोरेसिक रीजन में, ठीक है, मिड थोरेसिक मतलब हमारा जो ये एरिया है जहाँ पे लंग सिचुएटेड है, इस एरिया को हम लोग थोरेसिक रीजन कहते हैं। ठीक है, T1 से लेके T7 के बीच का जो एरिया है, जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम को डिवाइड किया गया है, तो ये जो एरिया है पहले ऊपर नेक के पास सर्वाइकल आता है, उसके बाद थोरेसिक चालू हो जाता है, देन नीचे लंबर जाता है। ठीक है, तो T1 से T7 तक थोरेसिक एरिया होता है, इसमें हमारा लंग, हार्ट, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं ये सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तो एट द लेवल ऑफ T5 के लेवल पे, ठीक है, T5 के लेवल पे ये जो ट्रैकिया है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट लेफ्ट एंड राइट ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई। तो एट द लेवल ऑफ T5 जो ये ट्रैकिया है ये 2 पार्ट में राइट लेफ्ट में डिवाइड हो गया, और ये राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई बनाया। ठीक है, देन हम बात करेंगे अब ये ट्रैकिया जो है वो फर्दर डिवाइड करके आगे क्या स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, सो बच्चों अभी तक हमने देखा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ट्रैकिया तक। ठीक है, ट्रैकिया को हमने देखा कि 12 सेंटीमीटर की में थोरेसिक पे डिवाइड हो रही थी, इसमें सी शेप के रिंग थे, और फिफ्थ पे ये फिफ्थ थोरेसिक पे डिवाइड हो रही थी।
ठीक है, फ्रॉम द राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। तो ये पार्ट क्या हो गया, ठीक है। इसको अगर हम राइट पार्ट मान रहे हैं, इधर का लेफ्ट पार्ट मान रहे हैं, तो राइट ब्रोंकाई, ठीक है। देन ये राइट ब्रोंकाई आगे कंटिन्यूज करता है, ठीक है, आगे कंटिन्यू करके ये लंग्स में एंटर कर जाता है। तो ये जो ब्रांचिंग नेटवर्क है फ्रॉम ब्रोंकाई टू प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई और टर्मिनल देन अल्वेलाई, ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाता है, ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके एक लंग्स बनाता है, ठीक है। तो हम अगर अभी ये देख लेते हैं कि जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, इसको हम लोग जो डिवाइड हुआ था जहाँ से ट्रैकिया, ये इतने पार्ट को हम जो जहाँ तक ये एंट्री हो रही है इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद जब ये लंग्स में एंटर हो गई, ये फर्दर डिवाइड हुई, ठीक है। तो इस सेकेंड डिवीजन को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर ये फर्दर आगे डिवाइड हुई, फिर ये जो रेड पार्ट है इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। देन ये टर्शियरी ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो जाएगी, ये जो लास्ट में हमको दिख रहा है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो ये क्या शेप जो बना है, ये है एल्वियोलाई, जो कि इररेगुलर, ठीक है, थिन वॉल, और ये एक्चुअली साइट होता है जहाँ पे ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो हम फ्रॉम नोज, जो मैंने डायग्राम बनाया, सिंस नोज से लेके, ठीक, और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। तो पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। तो हमने देखा कि जो ब्रोंकाई है प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड हुई, सेकेंडरी टर्शियरी टर्मिनल में, और टर्मिनल फिर आगे ब्रांचेस होके एल्वियोलाई बनाई। एल्वियोलाई में क्या हुआ, एक्चुअल ऑक्सीजन का जो है वो डिफ्यूजन जो होता है ब्लड में वो एल्वियोलाई के थ्रू होता है, ठीक। लंग तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो नेटवर्क है ये एक साथ मिलकर पूरा लंग्स बनाता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट। जो राइट लंग है वो लेफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा बल्की होता है, ठीक है। इनमें फिशर्स होते हैं, ठीक है, जो डिवाइड करते हैं लंग्स को, राइट लंग को में दो फिशर होते हैं, एक हॉरिजेंटल फिशर और एक ऑब्लिक फिशर, जो कि इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, तीन लोब्स में डिवाइड करते हैं। तो ऊपर का सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब, और जो हमारा लेफ्ट साइड का जो लंग है, लेफ्ट लंग है, इसमें एक फिशर होता है जिसको ऑब्लिक फिशर, ये दो लोब में डिवाइड करता है, सुपीरियर और इंफीरियर लोब। यहाँ पे ये जो ये बनाया मैंने, ये होता है कार्डियक नॉच, ठीक है, कार्डियक नॉच, जहाँ पे कि हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। इसलिए लेफ्ट जो लंग है वो थोड़ा सा राइट से लंबा और थोड़ा सा पतला होता है, ठीक। तो ये लंग्स हो गया हमारा, और ये लंग का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये लंग्स में अब क्या बच्चों, कि लंग्स के ऊपर दो लेयर होती हैं, ठीक है, दो लेयर से ये सराउंडेड होता है। तो एक ये मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये जो रेड बनाया मैंने, और एक और मेम्ब्रेन मैं ग्रीन से बना देती हूँ तो ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। तो दूसरा ये ग्रीन से, ठीक है, दो मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है लंग्स, ठीक है। तो ये दो मेम्ब्रेन्स हो गई, तो एक ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये ग्रीन वाली आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम लोग कहते हैं आउटर पेराइटल लेयर, आउटर पेराइटल लेयर। और जो अंदर वाली लेयर है ये वाली, इसको हम कहते हैं विसरल लेयर। तो क्योंकि विसरा मतलब ऑर्गन, तो ये लंग्स के पास है, ठीक है, लंग्स के कांटेक्ट में है, तो हमको इसको बोलेंगे इनर विसरल लेयर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये अगर सपोज लंग का पार्ट है तो ये एक मेम्ब्रेन हो गई, और एक ये मेम्ब्रेन हो गई। तो ये आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन,
और इनके बीच में बच्चों, इनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड, जो कि लंग्स के बीच में, जब क्योंकि लंग्स का काम क्या है कि बार बार ऑक्सीजन अंदर आएगा तो बार बार वो एक्सपेंड करेगी, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो हम फील करते हैं कि ये एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, फिर रिलैक्स हो रही है, फिर एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, फिर अपने पोजीशन पे आ रही है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन पे बार बार एक्सपेंड होना और रिलैक्स होना, तो इसमें फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये जो बीच में है यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है, और ये लंग्स को कोलैप्स होने से भी बचाता है, ठीक है। कोलैप्स होना मतलब क्या कि जब एयर ना हो तो लंग्स सिकुड़ ना जाए, उसे भी बचाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि दो पार्ट में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड कर दिए। पहला क्या, कंडक्टिंग पार्ट, और दूसरा एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट नॉस्ट्रल से हमारे कहाँ तक था, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, यहाँ तक, और ये एल्वेलाई, ये जो पार्ट है ये एक्सचेंज पार्ट था। फिर देखा हमने लंग्स। लंग्स जो है बच्चों, ये होती कहाँ पे है, सिचुएटेड कहाँ पे होती है, ये जो पूरा एरिया होता है हमारा, हमारे बॉडी का, ठीक है, इसे हम, इस एरिया को क्या कहते हैं, मेडियस्टाइनल स्पेस। तो लंग्स कहाँ पे हो गई, मेडियस्टाइनम में, मेडियस्टाइनम, जो कि एक एयर टाइट चेम्बर होता है। क्या होता है, एयर टाइट चेम्बर होता है, ठीक है। और कुछ भी वॉल्यूम चेंज हो, अगर वॉल्यूम चेंज हो जरा सा भी इस चेम्बर में, तो वो लंग्स पे पूरा रिफ्लेक्ट करता है। मतलब क्या कि कुछ भी चेंज, इस कुछ भी एयर चेंज इस पूरे स्पेस में ये लंग्स के ऊपर टोटली जाता है, ठीक है। और किससे बना होता है, और क्या एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे बच्चों, एक स्ट्रक्चर होता है डोम शेप स्ट्रक्चर, थोड़ा सा टेढ़ा होता है ये, ठीक है, राइट वाले की तरफ झुका होता है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे राइट साइड पे हमारा क्या होता है, एक बहुत वाइटल ऑर्गन, जिसको हम क्या कहते हैं, सबको पता है, लिवर, है ना, राइट साइड पे होता है हमारा लिवर, ठीक। तो ये राइट साइड का उठा हुआ होता है, तो ये होता है डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम जो कि हमारे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के प्रोसेस में, ठीक है, सांस लेने और बाहर छोड़ने के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आके हम मैकेनिज्म में देखेंगे कि क्या क्या रोल है, ठीक है। तो ये सारा हमने अभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। तो ये डायफ्राम का मैकेनिज्म पार्ट में आगे पढ़ेंगे। अभी हमने बात की थी मेडियस्टाइनम का। मेडियस्टाइनम को क्या बताया था मैंने कि एयर टाइट चेम्बर होता है, जो कि कैसे बना होता है बच्चों, डॉर्सली, डॉर्सली मतलब पीछे, पीछे के साइड। तो पीछे के साइड जो है, अगर पीछे की बात करें तो पीछे किससे बना हुआ है, ये वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। वेंट्रली, सामने, इस चेम्बर के सामने क्या है, स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम आप लोग को पता है बच्चों, स्टर्नम, स्टर्नम यहाँ सामने जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे टाइप की बोन होती है, ठीक है, जिससे ऐसे ऐसे रिब्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो वेंट्रली स्टर्नम हो गया, देन लेटरली, लेटरली मतलब साइड, ठीक है। डॉर्सल मतलब सामने की साइड, वेंट्रली मतलब पीछे, और लेटरली मतलब साइड, साइड से किससे बनी होती है ये, रिब्स, ठीक है, ये रिब्स से, रिब्स, एंड नीचे इंफीरियरली, फिर नीचे के साइड में क्या होता है, डायाफ्राम। तो ये टोटल स्ट्रक्चर हो गया हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर होना नेसेसरी है फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। अब इसके हम वीडियो के अगले पार्ट में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे, ठीक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जल्दी मिलते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और सब्सक्राइब जरूर करें, और पिछला लेक्चर भी जरूर जाके देखें।